आइए दोस्तों मिलकर सफलता की ओर और एक कदम बढ़ाते हैं और एक महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत हम यहाँ पर करते हैं। और ये क्लास है दोस्तों महिला परिवीक्षक का एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक, घरेलू हिंसा अधिनियम। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक बन गया दोस्तों महिला परिवीक्षक के लिए, क्योंकि यहाँ से लगातार आपको 3 से क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये वो टॉपिक होगा दोस्तों जो आपके 3 से 4 नंबर प्लस करेगा, और ये 3 से 4 नंबर वो नंबर होंगे दोस्तों जो आपको सफलता के बहुत करीब लेके जाएंगे। और इसी प्रकार से यदि आप हर एक टॉपिक को कवर करें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं चार चार बन के, हम कहते हैं ना कि एक एक बूंद यानी कि मिलकर एक घड़ा भर जाता है, यानी कि घड़ा भी भर सकता है या समुद्र भी, यानी कि एक समुद्र का रूप ले सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी एक एक नंबर या एक एक पॉइंट हम कह सकते हैं जो कि आपको सफलता तक लेके जाएंगे। तो इस क्लास में हम घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को बहुत ही डिटेल से देखेंगे। साथ ही साथ मैं उन पॉइंटों को ज्यादा हाईलाइट करूंगा जो आपसे अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, और प्रीवियस क्वेश्चन को जो मैंने एनालिसिस किया है और उसमें जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उन पॉइंटों को भी मैं आपको यहाँ पे बताने का मैं प्रयास करूंगा। सो बिना समय गवाए हम चलते हैं टॉपिक्स की ओर। और हम यहाँ पे समझते हैं दोस्तों घरेलू हिंसा अधिनियम को। और यहाँ से खासकर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, और इसके बाद में इसी क्लास के बाद में हम टॉप 10 या फिर टॉप 50 क्वेश्चनों का एक सीरीज लेके आएंगे, जिससे कि आपका एक एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा। सो वो क्लास भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। सो यहाँ पे हम क्या क्या देखने वाले हैं दोस्तों, मैं पहले आपको बता दूं घरेलू हिंसा अधिनियम में सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसके बाद में घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत जो कानूनी प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा भी पूछे गए हैं, ठीक है। सो कानूनी प्रबंध क्या क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत जो कानूनी प्रावधान किए गए हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सजा का जो प्रावधान है वो किस प्रकार से किया गया है, कितना रखा गया है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद में घरेलू हिंसा के अंतर्गत जो न्यायालय प्रक्रिया है वो क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ कानूनी सहायता और पुनर्वास की जो योजना है वो किस प्रकार से दिया जाता है वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और जो है इसका जो है बहुत सारे लोगों ने आलोचना भी किया है, इसका जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव की जगह नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ा है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लेवल कहीं ना कहीं क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा टफ होता है, तो इस प्रकार से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो कि आपको यहाँ पे आलोचना के अंतर्गत आने वाले पॉइंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम और फिर जो हेल्पलाइन सेवाएं जैसे सुविधाएं उपलब्ध कराया गया है भारत सरकार के द्वारा, उन पे हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, उनको उनको देखेंगे, ठीक है। तो एक एक पॉइंट हम समझते हैं दोस्तों। और आप सभी को पता है कि जो घरेलू हिंसा अधिनियम है ये क्यों आया, और इसको लाने के पीछे क्या कारण रहा होगा। तो यदि हम देखें दोस्तों घरेलू हिंसा अधिनियम की, तो इसके अंतर्गत अलग अलग जो है हिंसाएं हुए हैं। वो यदि हम बात करें शारीरिक हिंसा की, या फिर मानसिक और भावनात्मक हिंसा, या फिर यौन हिंसा, या फिर आर्थिक हिंसा के आधार पर, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के हिंसाएं कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे समाज में देखने को मिलती है। और खासकर यदि हम बात करें दोस्तों घरेलू हिंसा की, सो ये वो हिंसा होती है दोस्तों जिसमें कि एक ऐसी महिला होती है जिसको प्रताड़ित किया जाता है समाज में रहकर, है ना। सो जो इस प्रकार की जो प्रताड़नाएं हैं उनको रोकने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पे घरेलू हिंसा अधिनियम जो है 2005 के तहत ये यहाँ पे एक्ट भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर लाया गया दोस्तों, जिससे कि जो है घरेलू महिलाओं को इस प्रकार की हिंसा से बचाया जा सके, और उन्हें पूर्ण रूप से एक कानूनी अधिकार दिया जा सके, ताकि वो भी स्वतंत्र रूप से रह सके, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे एक कानून आता है जिसे कहा जाता है घरेलू हिंसा अधिनियम, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और ये खासकर जो महिलाएं जो होती है, घरेलू महिलाएं, उनको कानूनी प्रावधान एक स्वतंत्रता यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। वैसे आपसे घरेलू हिंसा अधिनियम का अर्थ नहीं आएगा, फिर भी आप सरल शब्दों में आप समझ सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताने का यहाँ पे प्रयास किया है। इसके बाद में इसके प्रकार हम देखते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने कुछ समय पहले बताया था आपको कि घरेलू हिंसा जो इसके प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। खासकर जो समाज में जो हिंसाएं होती है दोस्तों, वो होती है शारीरिक रूप से यदि हम देखें दोस्तों, सो आप मान लीजिए कोई एक ऐसी महिला है जो कि शादी हो चुका है, या लगभग हम मान लेते हैं 2 साल हो गया है, और वो यानी कि उसके पति या उसके जो सास है वो दहेज के लिए उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, या फिर उसकी जो सास है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि मैं आपको पुनः फिर से दिखा देता हूँ, और जिससे कि आप यहाँ पे जो है कनेक्ट कर पाओगे। एक जो महिला है ना, एक महिला दूसरी महिला को मारती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो हिंसाएं हो रही हैं, इसी यानी कि ये किस प्रकार से एक शारीरिक हिंसा है। और इससे क्या होता है कि जैसे कि लोग यानी कि थप्पड़ मारती है, या फिर गुस्सा मारती है, या फिर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो शारीरिक प्रहार किया जाता है, तो इसको रोकने के लिए जो है भारत सरकार ने यहाँ पे कदम उठाया। तो ये भी एक घरेलू हिंसा का हम प्रकार कह सकते हैं, और ये एक प्रकार से शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और इस तरह की जो हिंसाएं होती हैं, और इनको रोकने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पर घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को यहाँ पर लाया।
और इससे भी कहीं न कहीं बहुत हद तक जो इस प्रकार की जो हिंसाएँ होती हैं, वो रुकी है और लेकिन पूरी तरीके से जो है इसको बदलना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। फिर भी हाँ, काफ़ी हद तक जो है इस अधिनियम के तहत जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल यहाँ पर किया गया है। सो आपको याद क्या रखना है घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत प्रकार आपसे पूछ सकते हैं। तो पहला शारीरिक प्रकार, यानी कि इसमें जो है शारीरिक रूप से यातनाएँ दी जाती है किसी महिला को या फिर उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको टॉर्चर हम कह सकते हैं सरल शब्दों में। तो उसको रोकने के लिए भारत सरकार ने ये अधिनियम यहाँ पर लाया है। ठीक है? सो पहला आएगा आपको शारीरिक प्रकार, यानी कि शारीरिक शारीरिक हिंसा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों मानसिक एवं भावनात्मक हिंसा, है ना? तो सेकंड आपको याद रखना है मानसिक एवं भावनात्मक हिंसा, यानी कि जब किसी महिला को मानसिक रूप से यहाँ पर परेशान किया जाता है, जैसे बार-बार उसको गाली देना या फिर ताने मारना या फिर आत्महत्या की धमकी देना, इस प्रकार की जो प्रथाएँ यहाँ पर यानी कि इस प्रकार की जो प्रताड़ना यहाँ पर दी जाती है, वो किसके अंतर्गत आएँगे? मानसिक, यानी कि मानसिक या भावनात्मक हिंसा के अंतर्गत आएँगे, ठीक है? और अभी जहाँ तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, वो इन्हीं पॉइंटों से पूछे जा रहे हैं और इन्हीं पॉइंटों से आपको पूछे जाएँगे कि ये कौन-सी यानी कि किस यानी कि हिंसा के तहत ये आता है। सो आपको याद रखना है मानसिक हिंसा के तहत, यानी कि यहाँ पे मानसिक प्रताड़ना यहाँ पर दी जाती है किसी महिला को, ठीक है? जैसे कि आत्महत्या की धमकी यहाँ पे कहीं न कहीं बहुत देखने को मिलता है। साथ ही साथ यानी कि जो है पत्नी को बार-बार अपमानित है यदि कोई कर रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा दोस्तों यानी कि मानसिक या भावनात्मक हिंसा के अंतर्गत, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है? यदि मान लीजिए दोस्तों कोई महिला है, मान लेते हैं कोई महिला है और ये जो है रोज उसे ताने या फिर ताने मारते हैं या फिर जो उसे गाली या फिर बहुत सारे लोग अलग-अलग नाम रखते हैं, ठीक है? हम देखते हैं समाज में कि लोग जो है अलग-अलग नामों से उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो मान लीजिए कोई बदसूरत है, तो इसीलिए उसे जो है अलग-अलग नामों से जाना जाता है, तो कहीं न कहीं उसकी मानसिक हिंसा को यहाँ पे जो है देखा जा रहा है, ठीक है? सो इस प्रकार की जो हिंसाएँ होती हैं, इनको रोकने के लिए भारत सरकार ने जो है यहाँ पे भी कदम उठाया है। सो ये भी एक घरेलू हिंसा का प्रकार है दोस्तों, ठीक है? सो कौन-सा? सो आपने देखा यहाँ पर मानसिक एवं भावनात्मक हिंसा, ठीक है? सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट आता है दोस्तों और वो है यौन हिंसा, ठीक है? यौन हिंसा से यदि हम बात करें दोस्तों तो इसमें ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध कहीं न कहीं लोग बनाते हैं या फिर जैसे देखते हैं कि पोर्न देखने के लिए उनको मजबूर किया जाता है या फिर ज़बरदस्ती गर्भवती बनाने या फिर इस प्रकार की जो प्रलोभन यहाँ पे लोगों को दिया जाता है, तो यानी कि महिलाओं को दिया जाता है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? यौन हिंसा के अंतर्गत आएगा, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। मान लीजिए कोई पत्नी है, तो उसकी मर्ज़ी के बि यानी कि उसकी मर्ज़ी के बिना ज़बरदस्ती संबंध बनाए जाते हैं, तो ये कहीं न कहीं यानी कि यौन हिंसा का एक प्रकार है, यानी यौन हिंसा का एक कारण है और इसी को रोकने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पे भी कदम उठाया है और यहाँ पे भी जो घरेलू अधिनियम यहाँ पे लागू किया जाता है दोस्तों। और इस प्रकार की यदि कोई हिंसा होती है तो कहीं न कहीं भारत सरकार उसमें सख्त से सख्त कदम उठाती है और उसके प्रति जो है कार्रवाई यहाँ पर करती है। सो ये हिंसा भी किसके अंतर्गत यानी कि किसके अधीन है दोस्तों? वो है घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है, ठीक है? सो ये भी एक हम कह सकते हैं घरेलू हिंसा का प्रकार है, ठीक है? थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट और बहुत ही वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों आर्थिक हिंसा, यानी कि आर्थिक से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें महिलाओं को जो है यानी कि उनकी कमाई छीन ली जाती है, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि जब महिला जो है विवाह होके पति के घर जाती है तो कहीं न कहीं बहुत बार हम देखते हैं कि उसको जो है घर के अंदर कैद करके रख दिया जाता है और उसे बस यही कहा जाता है कि आप खाना बना के रखिए या खाना बनाने का प्रबंध कीजिए या बाहर से जो कमाने का जो कार्य होगा, वो एक पति का होगा, लेकिन पत्नी का नहीं होगा। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो कहीं न कहीं महिलाओं की कमाई यहाँ पर छिन जाती है। वो अपनी स्वतंत्रता को कहीं न कहीं उसकी स्वतंत्रता को कहीं न कहीं दबा दिया जाता है। उसे नौकरी या फिर व्यवसाय करने से रोका जाता है बहुत बार और जैसे कि बैंक अकाउंट या फिर जो संपत्ति का जो कब्ज़ा होता है, वो खासकर पति के हाथ में होता है या पति के जो अकाउंट में होता है। तो ये इस प्रकार से कहीं न कहीं महिलाओं को एक आर्थिक हिंसा का यानी कि यानी कि ये सहना पड़ता है। सो इसको रोकने के लिए भारत सरकार ने जो कहीं न कहीं यहाँ पे एक बहुत अच्छा कदम उठाया जो कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत और ये भी जो है घरेलू हिंसा का एक प्रकार है। सो यहाँ पे मैंने आपको 4 पॉइंट बताया दोस्तों वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट और इसका कंप्लीट जो पीडीएफ है वो आपको जो है वीडियो खत्म होने के बाद में मिल जाएगा। तो उसे आप अच्छा से देख लीजिएगा जो कि फुल डिटेल वाला है, ठीक है? तो हमने यहाँ पे क्या-क्या देखा दोस्तों घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रकार। पहला शारीरिक हिंसा यानी कि यहाँ पे यानी कि शारीरिक तौर पर जो है किसी महिला को यातनाएँ दिया जाता है, तो वो कहलाएगा शारीरिक हिंसा। इसके बाद में मानसिक हिंसा यानी कि किसी को मानसिक रूप से जो है उसपे प्रताड़ित किया जाता है, तो वो आएगा यानी कि मानसिक हिंसा के अंतर्गत यानी कि मानसिक भावनात्मक हिंसा के अंतर्गत आएगा। इसके बाद में यौन यानी कि इस प्रकार से ज़बरदस्ती या फिर हम कह सकते हैं कि कोई फ़ोन देखने के लिए उसे मजबूर किया जा रहा है या फिर इस प्रकार के संबंध बनाने की इसको जो है लालच दिया जा रहा है, हम कह सकते हैं सरल शब्दों में, सो वो आएगा यौन हिंसा के अंतर्गत, ठीक है? इसके बाद में आर्थिक हिंसा यानी कि यहाँ पे एक प्रकार से आर्थिक रूप से किसी महिला को कमज़ोर समझा जाता है, तो वो आएगा आर्थिक हिंसा के अंतर्गत और उन्हें जो है बाहरी कार्य हम कह सकते हैं उसके लिए रोका जाता है और ये खासकर समाज
समाज में चलते रहता है दोस्तों। और यदि हम बात करें दोस्तों घरेलू हिंसा की, तो ये वो टॉपिक है जो कि हमारे समाज में, हमारे आस-पास बहुत बार देखते हैं, या फिर समाज में जैसे हम न्यूज़ में देखते हैं, इस प्रकार की घटनाएँ जो है अक्सर घटती है। और इन्हीं को जो कहीं न कहीं भारत सरकार इनको रोकने के लिए इस पर जो है यहाँ पे कानून लाता है, जो कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है। सो यही हम यहाँ पे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप रिलेट करके पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, और ये पूरे पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट को लेके चलता हूँ, और नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों भारत सरकार के द्वारा जो कानून यानी कि कानूनी प्रबंध यहाँ पर किए गए घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत, उनको हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। सो यहाँ पे जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भारत सरकार ने कुछ धाराएं यहाँ पर चला रखा है दोस्तों, वो है धारा 498। और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के लिए जो धारा है यानी कि 498, यानी कि कौन सा धारा चलाया गया था, तो आपके पास में ऑप्शन था 498, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, और खासकर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की जो संभावना है, वो दंड संहिता के अंतर्गत जो जो संबंधित धाराएं हैं वो आपसे पूछ सकता है, या फिर कानूनी प्रावधान आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। सो दंड संहिता के अंतर्गत जो है पहला जो धारा यहाँ पर लागू होता है दोस्तों 498, और ये किस लिए होता है, ये खासकर जो पति जो होता है, पति या फिर ससुराल के जो लोग है किसी महिला को टॉर्चर करते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो है 498 जो धारा है वो यहाँ पर लागू होता है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो धारा यहाँ पर लागू होता है दोस्तों, वो होता है 304, यानी कि यहाँ पर दहेज हत्या पर यदि कोई इस प्रकार की घटना घटती है, तो उस कंडीशन में 304 धारा यहाँ पर लागू होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है 304 धारा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला यानी कि 332 है ना, 332 किसी यानी कि किसी महिला को चोट पहुंचाया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या है यहाँ पर 323, सॉरी माफ कीजिएगा, 323 धारा लगता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप देख लीजिएगा, जो कि इस प्रकार की जो घरेलू हिंसाएं जो होती है दोस्तों, खासकर सिविल कानून के अंतर्गत आती है, और इसमें जो है खासकर आईपीसी क्रिमिनल कानून यहाँ पर लागू होते हैं, जिससे कि पीड़ित चाहे तो दोनों के तहत यानी कि दोनों की सतह पर यहाँ पे केस दर्ज करा सकती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि ये स्लाइड वो होगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि मैं ये कह सकता हूँ कि 1 से 2 नंबर यहाँ से कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेंगे। पहला हमने देखा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 498। अब 498 धारा क्यों लागू किया जाता है दोस्तों? 498 में जो पति, यदि कोई पति है, यो कि पुरुष है यानी कि उसकी पत्नी को क्या कर रहा है, पत्नी को प्रताड़ित कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि ससुराल वाले कहीं न कहीं जो है उसकी पत्नी को, किसी महिला को प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ यहाँ पे 498 धारा लागू होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों धारा 304। अब ये धारा 304 किस कंडीशन में अप्लाई होता है दोस्तों? मान लीजिए कोई महिला है और ये एक पुरुष है, इन दोनों की शादी यहाँ पर हो गई, होने के बाद में क्या होता है कि कुछ समय बाद में पता चलता है कि यहाँ पर दहेज प्रताड़न कर यानी कि जो है उसके यानी कि लड़के के जो माँ-बाप हैं, उन्होंने दहेज के प्रलोभन में आकर कहीं न कहीं जो है उस महिला को, या जो जिससे उसके लड़के की शादी हुई थी, उसको प्रताड़ित कर करके कहीं न कहीं उसकी हत्या कर दी। तो इस कंडीशन में यहाँ पे 304 धारा लागू होता है, और यहाँ पे जितने भी जो परिवार है, कहीं न कहीं ये भी इनके अंतर्गत आएँगे, ठीक है? सो इसीलिए यहाँ पे 304 धारा यहाँ पर लागू होती है, ठीक है? इसका क्या प्रावधान है, ये इतना आपसे नहीं पूछेगा, बस आपसे जो है बहुत ही सरल शब्दों में पूछेगा कि 304 के तहत यानी कि क्या सज़ा, यानी कि किसके अंतर्गत यहाँ पर सजा दिया जाता है, सो दहेज हत्या के मामले पर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में 323 मैंने आपको यहाँ पे बताया, जिसमें कि किसी प्रकार से यदि चोट पहुँचाया जाता है, या बार-बार मारपीट किया जाता है किसी महिला के साथ में, या फिर जो है उसको सजा दिया जाता है, तो ये यानी कि इस प्रकार से सजा दिया जाता है, तो कहीं न कहीं उस पर सजा का जो प्रावधान है, यानी चोट पहुँचाने पर सजा का जो प्रावधान यहाँ पर है दोस्तों, वो है 323 के तहत, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो चोट पहुँचाने पर सजा का जो प्रावधान है, वो किया गया है 323 धारा में, ठीक है। तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आप देख पा रहे होंगे, घरेलू हिंसा अधिनियम में सजा के जो प्रावधान है भारत सरकार के द्वारा जो किए गए हैं, उनके बारे में आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या देखा दोस्तों, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत जो अधिनियम थे, कानूनी प्रबंध थे, उनको यहाँ पे मैंने बताने का प्रयास किया। इसके बाद में नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे देखते हैं, यानी कि घरेलू हिंसा के अधीन जो सजा का जो प्रावधान है, यानी कि इस प्रकार से यानी कि इस प्रकार से यदि कोई घटना घटती है, या किसी को प्रताड़ित यहाँ पर किया जाता है, किसी महिला को, तो उसके लिए जो सजा का जो प्रावधान भारत सरकार के द्वारा, वो क्या है, यहाँ पे क्या प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों। इस प्रकार की यदि कोई घटना घटती है और कोई प्रताड़ित यदि किसी महिला को करता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो है सुरक्षा आदेश के अनुसार यहाँ पे जो है 1,00,000 रुपए, यानी कि हम माफ कीजिएगा 1 साल तक की जो सजा है, वो यहाँ पर दी जा सकती है। साथ ही साथ
₹20,000 का जुर्माना यहाँ पर लग सकता है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है और ये किस कंडीशन में? यदि किसी किसी यानी कि यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, आदेश का उल्लंघन करता है, ठीक है? तो उस कंडीशन में उसे 1 साल तक का सज़ा और तो यानी 20,000 लाख रुपए का जुर्माना यहाँ पर उन्हें देना पड़ सकता है, ठीक है? तो ये जो है न्यायालय की एक प्रक्रिया है जिसके तहत उन्हें भरना पड़ सकता है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों आईपीसी की धारा या यदि लागू होती है, तो कहीं न कहीं इस कंडीशन में सख्त से सख्त सज़ा का जो प्रावधान है, यहाँ पर इसके अंतर्गत किया जाता है। यानी कि इस प्रकार की यदि कोई घटना घटती है और उसमें व्यक्ति जो है इस प्रकार से करता हुआ पाया जाता ही है, तो उस कंडीशन में जो है कहीं न कहीं यहाँ पर उसके ऊपर में जो है सख्त से सख्त सज़ा का प्रावधान यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद में जो है कोर्ट आरोपी यानी कि आरोपी को जो है महिला से दूर रहने को बोलती है, तो कहीं न कहीं ये भी एक महिला के लिए बहुत ही अच्छा एक हम कह सकते हैं व्यवस्था यानी कि यहाँ पे न्यायालय के द्वारा किया जाता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और कोई पुरुष है और इन दोनों के बीच में किस प्रकार की ऐसी कुछ घटना घटी और इसने क्या किया जो है न्यायालय में जाके या फिर हम कह सकते हैं कहीं जाके शिकायत दर्ज कर दी और ये मामला कहाँ न्यायालय में पहुंचा। उसके बाद में न्यायालय ने आदेश दे दिया कि भाई कोर्ट यानी कि कोर्ट ने आदेश दे दिया कि महिला से आपको दूर रहना है यानी कि उस महिला को उस पुरुष को दूर रहना है, तो उस कंडीशन पे कहीं ना कहीं उसको आदेश मानना होगा, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है? सो ये इस प्रकार से यहाँ पर सुरक्षा किया जाता है महिला का। इसके साथ साथ में कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम भी यहाँ पर लागू किए गए दोस्तों, जिसमें कि उसको उसके लिए जो है तात्कालिक जो है कॉलिंग सुविधा कहीं ना कहीं ये एक हेल्प यहाँ पर मिलता है और साथ ही साथ महिलाओं को तत्काल राहत देने के लिए जो है ये एक व्यवस्था बनाई गई ताकि जो है इस प्रकार के जो अपराध है वो ना हो और उन्हें सख्त से सख्त जल्द से जल्द सजा दिया जा सके, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है और ये पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया है, ठीक है? तो यहाँ पे है जो क्या यानी कि न्यायालय की जो प्रक्रिया है दोस्तों, पहले सुरक्षा आदेश यहाँ पर दिया जाता है। यदि कोई उल्लंघन करता है तो मैंने आपको बताया यहाँ पे 1 लाख यानी कि 1 साल और 20,000 रुपए का जुर्माना यहाँ पर दिया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला बताया मैंने कि यदि कोई धारा यहाँ पर लागू होती है तो उसे सख्त से सख्त सजा का प्रावधान यहाँ पर दिया जाता है और यदि कोर्ट ने आदेश दे दिया इसके बाद में कि भाई उससे दूर रहना है, तो कहीं न कहीं उसका आदेश का पालन यहाँ पर करना होगा उस व्यक्ति को, ठीक है? इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण तात्कालिक राहत के तौर पे भी यहाँ पे जो है भारत सरकार ने इन पर यानी कि एक इसके साथ यहाँ पे बताया है, ठीक है? सो ये आप अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है? सो ताकि उसे जो अपराधी है उसे सख्त से सख्त क्या दिया जाए, सजा दिया जाए और उस महिला को जो है सुरक्षित किया जाए, यानी कि उस महिला को जो इस प्रकार की जो प्रताड़नाएँ होती है उसे रोका जाए, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे भारत सरकार ने इस अधिनियम को लाया और इसके तहत न्यायालय की इस प्रकार से प्रक्रिया यहाँ पर रखा गया है, ठीक है? तो ये हमने यहाँ पर देखा दोस्तों। इसके बाद में घरेलू हिंसा के कुछ मामले हैं दोस्तों, जो न्यायालयिक प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, वो किस प्रकार से होता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले महिला को क्या करना होता है दोस्तों, पीड़ित पुलिस या यानी कि पीड़ित महिला या फिर जो हम कह सकते हैं दोस्तों एनजीओ जो होता है या फिर कोर्ट में शिकायत यहाँ पर करना होता है, ठीक है? सो इसके लिए कोई भी यानी कि महिला किसी भी जगह पर जाके कर सकती है, वो चाहे पीड़ित पीड़ित पुलिस वाला यानी कि यानी कि पीड़ित जो है पुलिस वाले हो, ठीक है? या फिर संरक्षण अधिकारी हो या फिर एनजीओ हो या फिर कोर्ट में शिकायत भी दर्ज करा सकती है, ठीक है? तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको शिकायत करना होता है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला यहाँ पर संरक्षण अधिकारी इसकी भूमिका करता है, यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, सेकंड जो पॉइंट बनता है, पहले महिला ने एनजीओ या फिर कोई भी संस्था में, वो चाहे पीड़ित पुलिस विवाद का एक यानी कि एक संस्था हो, तो वहाँ पे उसने कर दिया, या फिर संरक्षण अधिकारी के पास या फिर एनजीओ कोई संगठन है इस प्रकार की सुरक्षा को देखता है, तो वहाँ पे जो है उसको सिखाया जाता है। इसके बाद में संरक्षण अधिकारी उसकी भूमिका करते हैं और यह अधिकारी शिकायत को मजिस्ट्रेट के पास में भेजता है और कानूनी सहायता दिलवाता है, ठीक है? तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रक्रिया बढ़ता है आगे। इसके बाद में जो है कोर्ट द्वारा अंतरिम आदेश यहाँ पर जारी किया जाता है। यदि मामला गंभीर है, तो कोर्ट तुरंत जो है उसे आदेश देता है और जारी कर सकता है, ठीक है? इसके बाद में 60 दिनों के बाद में है ना, इसकी जो सुनवाई ये बहुत ही वेरी-वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? तो 60 दिन के बाद में इसकी सुनवाई यहाँ पर पूरी की जाती है और घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत लगभग 60 दिन के भीतर यहाँ पर पूरा फैसला यहाँ पर कंप्लीट होता है और महत्वपूर्ण यानी कि यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण महिला बिना जो है वकील के भी मजिस्ट्रेट या हम कह सकते हैं दोस्तों कि मजिस्ट्रेट के पास जो है शिकायत करने के लिए जा सकती है महिला, यानी कि बिना वकील के भी इस कंडीशन में महिला जा सकती है, ठीक है? तो ये यहाँ पर कहा गया है, ठीक है? तो ये पूरे पॉइंट आपको याद रखना है। शिकायत दर्ज करने की जो प्रक्रिया है, पहले महिला या फिर कोई भी जो है यहाँ पे शिकायत दर्ज करता है, उसके बाद में संरक्षण के अंतर्गत यहाँ पे अधिकारी जो होता है वो उसे आगे जो है भेजता है। इसके बाद में कोर्ट का अंतिम आदेश यहाँ पर होता है। इसके बाद में अंतिम सुनवाई जो है लगभग 60 दिनों के भीतर हो जाता है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है? तो ये पूरा मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया। इसके बाद में नेक्स्ट आपको याद रखना है दोस्तों, महिलाओं को कानूनी सहायता और साथ ही साथ पुनर्वास योजनाओं का फ़ायदा भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यानी कि इस प्रकार से जो प्रताड़ित जो महिलाएँ
महिलाएं होती है उनको खासकर जो है कानूनी सहायता दिया जाता है, साथ ही साथ पुनर्वास योजना के तहत उन्हें पुनर्वास के लिए मौका दिया जाता है, ठीक है। और ये सब जो है यदि हम बात करें दोस्तों, इसमें फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा निःशुल्क कानूनी सहायता। निःशुल्क कानूनी सहायता के अंतर्गत यहाँ पर जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग महिलाओं को जो है मुफ्त कानूनी सहायता यहाँ पर प्रदान करती है। ये एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे आप स्टार लगा लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन पूछा पूछा जाएगा आपसे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई महिला है और वो घरेलू हिंसा से पीड़ित है ना? तो उसको यानी किस अधिनियम के तहत या फिर कैसे उसको कैसे सहायता यानी किस आयोग के तहत सहायता मिलता है, तो आपको पूछ सकता है यानी कि महिला आयोग यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग या फिर राज्य महिला आयोग के द्वारा, ठीक है। तो ये दोनों महिला आयोगों के द्वारा मुफ्त सहायता यहाँ पर प्रदान किया जाता है। और इसके लिए सेकंड पॉइंट और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आपसे ये जो है नंबर आपसे पूछ सकता है, जो कि महिलाओं के हेल्प के लिए यानी कि हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर बनाया गया है और ये है 121, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है और ये कभी भी कोई भी महिला जो है इस प्रकार की यदि कोई घटना घटती है तो कॉल कर सकती है और इसमें जो है पूर्ण रूप से सहायता यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो पहला जो है यहाँ पर निःशुल्क कानूनी सहायता, ठीक है। तो 101 और उसके बाद में इसका जो निःशुल्क जो सहायता प्रदान करती है दोस्तों, दो संस्थाएं हैं, दो आयोग है। पहला राष्ट्रीय महिला आयोग और दूसरा मैंने बताया आपको यहाँ पे राज्य महिला आयोग, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में पुनर्वास केंद्र और आश्रय की कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा की गई है, उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। पुनर्वास केंद्र के अंतर्गत यहाँ पर भारत सरकार या फिर जो है स्वाधार गृह योजना के तहत यहाँ पे उज्जवल योजना के और साथ साथ उज्जवल योजना के तहत घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं को यहाँ पर शरण दिया जाता है। किसके तहत, ये यहाँ पे बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि सरकार स्वाधार गृह योजना के तहत, पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और उज्ज्वला योजना के तहत, दो पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, जो कि आपसे पूछ सकता है कि यदि कोई यानी कि कोई महिला जो है घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आती है या फिर इस प्रकार से यदि किसी महिला को प्रताड़ित किया जाता है, तो भारत सरकार उसको किस प्रकार से पुनर्वास केंद्र में रखता है, किस प्रकार के से आश्रय देता है, तो वो देता है राज्य से यानी कि सरकार द्वारा स्वाधार गृह योजना है इसके तहत और उज्ज्वला योजना के तहत उन्हें घरेलू हिंसा यानी कि घरेलू हिंसा वाले जो पीड़ित महिलाएं उनको यहाँ पर शरण दिया जाता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों, कुछ महिलाएं कुछ राज्य ऐसे दोस्तों जो वन स्टॉप सेंटर भी चला रही है, जो कि इस प्रकार से जो कानूनी प्रावधान यहाँ पर किए जाते हैं या फिर इस प्रकार से जो प्रताड़ित महिलाएं होती है उनको कानूनी रूप से यहाँ पर सहायता प्रदान किया जाता है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो है महत्वपूर्ण सरकारी जो घरेलू हिंसाएं होती है यानी इस प्रकार से जो प्रताड़ित महिलाएं होती है या फिर मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित किया गया है या फिर परामर्श के लिए जो है उन्हें आर्थिक सहायता भी यहाँ पर प्रदान किया जाता है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। सो यानी कि महत्वपूर्ण जो घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत आने वाली महिलाओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया हो या फिर इस प्रकार से जो प्रताड़ित हुए हैं तो उन्हें मानसिक परामर्श और साथ ही साथ आर्थिक सहायता भी यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। सो ये थे दोस्तों पुनर्वास केंद्र के माध्यम से जो इस प्रकार की जो महिला यानी कि महिलाओं पर घटती है उनको यहाँ पे आश्रय दिया जाता है, ठीक है। और इस अधिनियम की कुछ आलोचनाएं भी रही है दोस्तों, क्योंकि यदि हम पॉजिटिव के आधार पर देखें तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए ये अधिनियम एक ऐसा अधिनियम हो गया जो कि महिलाओं की सुरक्षा कर रहा है। लेकिन यहीं पे यदि हम देखें नेगेटिव के आधार पे, तो कहीं ना कहीं इसका गलत इफेक्ट भी पड़ा है लोगों पे, और वो किस प्रकार से वो हम यहाँ पे देखेंगे। कई बार क्या होता है दोस्तों कि कुछ महिलाएं जो है इस कानून का दुरुपयोग करके झूठे केस दर्ज करती है, और अभी कुछ दिन पहले आपने एक ऐसा ही न्यूज़ देखा था दोस्तों, जो कि आप सब कनेक्ट कर पाओगे उस न्यूज़ से, जिससे कि शायद वह जो व्यक्ति था जो है उस महिला को कुछ पैसे देता था, यानी कि उसके ऊपर में ऐसे ही मुकदमा यहाँ पे चलाया गया था और लास्ट में वो फांसी लगा के शायद जो है अपनी आत्महत्या कर लिया। तो इस प्रकार की जो घटनाएं घटती है, ये भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो है आलोचना का एक कमी है या फिर आलोचना का एक पात्र है, कहीं न कहीं कह सकते हैं, या फिर इसका नेगेटिव प्रभाव भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आपसे पॉइंट पूछा जा सकता है। और इस अधिनियम में खासकर निर्दोष लोग जो होते हैं वो कहीं न कहीं यानी कि निर्दोष जो होते हैं ना, निर्दोष लोगों को यहाँ पे जो है इस प्रकार की जो परेशानियाँ हैं वो उनको दे दी जाती है, यानी कि कहीं न कहीं जो दोषी नहीं होता उसको भी इस प्रकार की सज़ा का जो प्रावधान है वो कभी-कभी इस कंडीशन में यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये भी एक हम कह सकते हैं कि आलोचना यहाँ पर है या फिर एक कमी कहीं न कहीं होना चाहिए। और कुछ
यानी कि कुछ लोगों का मानना ये भी है कि इस अधिनियम के तहत ये जो अधिनियम है ये पूरा महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए, जबकि पुरुषों के खिलाफ इसमें इसमें कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं किए गए हैं। और महत्वपूर्ण सुधारकों का मानना है, विशेषज्ञों का मानना है कि इस कानून में कहीं न कहीं पुरुष या फिर जो है बुजुर्ग है, उनके लिए भी कुछ परसेंट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कुछ यहाँ पे कानूनी प्रावधान यहाँ पर होना चाहिए, ताकि ये दोनों में कहीं न कहीं महिला और पुरुष के लिए होना चाहिए। तो जिससे कि कहीं न कहीं जो है पुरुष वर्ग पे भी इस प्रकार से जो है परेशानी उन पर थोपी नहीं जाएगी। ठीक है? यानी कि इस प्रकार से जो घटनाएँ घटती हैं वो कहीं न कहीं ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है? तो ये एक आलोचना है, आलोचना के दायरे में 3 पॉइंट याद रखना। पहला, कई बार यानी कि महिलाएँ जो है इसका दुरुपयोग करती हैं, इसके बाद में जो निर्दोष होते हैं उन पर भी ये जो है आलोचना यहाँ पर लग जाती है, यानी कि इस प्रकार की जो घटनाएँ घट जाती हैं उनके ऊपर यानी कि उनके ऊपर में जो है कानूनी प्रावधान के तौर पर इस प्रकार से उन्हें निर्दोष यानी कि दोषी साबित कर दिया जाता है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ये पॉइंट आप याद रख लोगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने यहाँ पे हेल्पलाइन यानी कि सुविधाएँ और कुछ सुविधाएँ यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा दिए गए हैं, उनके बारे में भी बता देता हूँ, जो कि ये भी एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है दोस्तों। सो हम यहाँ पे देखते हैं जागरूकता अभियान को। अभियान के तहत जो कुछ सरकार के द्वारा चलाई गई जो योजनाएँ हैं या चलाई गई कुछ सेवाएँ हैं, उनको हम यहाँ पे देखते हैं। सो पहला है दोस्तों महिलाओं के लिए हेल्पलाइन, जो कि आप सभी को बताया था मैंने अभी कुछ समय पहले। 121 नंबर है, जो कि महिलाएँ जो हैं पुलिस के लिए यानी कि इसके लिए जो है पुलिस हेल्प यानी कि यहाँ पे पुलिस हेल्पलाइन नंबर और महिला हेल्पलाइन नंबर दोनों अलग-अलग दिया गया है। सो यहाँ पे जो है महिला हेल्पलाइन नंबर के लिए जो है यहाँ पे 121 नंबर दिया गया है, जो कि महिलाएँ इस प्रकार यानी किसी भी प्रकार की इस प्रकार की यदि कोई घटना घटती है, तो इसमें हेल्प के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकती हैं, जिससे कि भारत सरकार या फिर जो पुलिस विभाग है वो उसका हेल्प करेंगे। ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला यहाँ पे है पुलिस हेल्पलाइन नंबर। यदि उससे लगता है कि पुलिस को कॉन्टैक्ट करना चाहिए, पुलिस को शिकायत दर्ज करना चाहिए, तो उस कंडीशन में यानी कि 1091 यानी कि 1091 ये नंबर जो है पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है? तो इससे जो है महिलाएँ संपर्क कर सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगले अगले पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा ऐसे ऐसे कुछ एनजीओ भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें कि महिला आयोग के अंतर्गत आते हैं और इनके तहत जागरूकता अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। और इस प्रकार की जो हिंसाएँ होती हैं, इनको कहीं न कहीं काफ़ी हद तक कम किया जा रहा है, ताकि लोग जान सकें और इस प्रकार की हिंसाओं में भाग ना लें। ठीक है? इसके बाद में कुछ स्टेट ऐसे हैं या फिर कुछ ऐसे योजनाएँ भी यहाँ पे चलाई यानी कि इस स्थापना भी हम कह सकते हैं दोस्तों, आश्रम हो गया या फिर जो आश्रय देने वाले जो संस्थान है, उनका भी यहाँ पर जो है स्थापना किया गया दोस्तों, जैसे कि वन स्टॉप सेंटर और साथ-साथ महिला आश्रय जैसे जो गृह हम है कह सकते हैं, उनका स्थापना यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा किया गया है। और इस प्रकार से सेवाएँ यहाँ पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और कुछ राज्यों में महिलाओं के लिए डेस्क की सुविधा भी यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। सो ये राज्य के ऊपर में है, ठीक है? तो ये पूरे हमने यहाँ पे देखा दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या यहाँ पे रोल है और किस प्रकार से घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत यहाँ पे पूरा कार्य किया जाता है। और यदि कोई पीड़ित महिला है तो उसको कैसी सेवाएँ दी जाती है, किस प्रकार से जो उनको यातनाओं से बचाया जाता है। तो ये पूरा डिटेल से मैंने आपको बताया और खासकर क्वेश्चन अभी यहीं से बन रहे हैं दोस्तों, इन्हीं पॉइंटों से बन रहे हैं। और इस प्रकार से हमने यहाँ पे आज की क्लास को कंप्लीट किया और जितने भी पॉइंट थे दोस्तों इस क्लास से रिलेटेड और अभी जहाँ तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी को मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया। और इसका कंप्लीट डिटेल वाले जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा, वहाँ से जाकर आप एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, क्योंकि ये और डिटेल वाले पीडीएफ दोनों अपलोड कर दूँगा, ठीक है? तो ये क्लास आपको कैसा लगा दोस्तों, ये आप ज़रूर बताइएगा। और आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को आप अच्छा से कवर करके जाइएगा। जिनका भी आगे आने वाले डेट में एग्ज़ाम है, वो चाहे मेरे क्लास के माध्यम से देखो या फिर आपके पास में नोट्स हो या फिर आपने कहीं से कोर्स परचेज़ कर रखा है या फिर आप जहाँ से पढ़ना चाहें, वहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास में फुल आज़ादी है। तो लेकिन इस टॉपिक को छोड़ना नहीं दोस्तों, यदि आप छोड़ के जाओगे तो कहीं न कहीं आपको 2 से 3 नंबर छोड़ देंगे और यदि ये 2 से 3 नंबर छोड़ते हैं ना, तो कहीं न कहीं आप यानी कि सफलता से कहीं न कहीं काफ़ी पीछे खसक जाओगे दोस्तों। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि टॉपिक छोटा-सा है, बस आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे बताने का आपको प्रयास किया है, वो उससे आप कनेक्ट हो पाए होंगे और इसमें भी कुछ परिवर्तन यदि आप लाना चाहते हो, तो कहीं न कहीं इसमें कुछ मुझे परिवर्तन करना चाहिए, तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे कि मैं हर एक कमेंट्स का और हर एक इस प्रकार से जो मेरी जो गलती है उसको एक्सेप्ट करता हूँ। उसी प्रकार से मैं आप लोगों को तक जानकारी पहुँचाना चाहता हूँ, जो जिस प्रकार आप चाहते हो, ठीक है? सो ये आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में और ऐसे ही क्लासेस आप देखते जाइए, क्योंकि हर एक टॉपिक आपको 3 से 4 नंबर दिलाता है और ये भी एक ऐसा ही टॉपिक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक में, तब तक जय हिंद।